अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने करना है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 11 दैट इज एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। हम लोगों ने करना है। चैप्टर हमारा कल लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गया था और हम लोगों ने एक्सरसाइज करनी थी। आज हमें उसके शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, ये थोड़ा सा ठीक है। ये क्वेश्चन हमें शो है, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या? And what are the necessary conditions for a body to execute simple harmonic motion? कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कौन कौन सी जो है कंपल्सरी कंडीशंस होनी इन लोगों ने जो हमें दी हुई है। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम इसकी कुछ एग्जांपल्स की थी और हमने कहा था कि इसकी कुछ कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तो इसमें हम कहेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या। Simple harmonic motion occur when the net force is proportional to the displacement from the equilibrium position and is always directed toward the equilibrium position. Simple harmonic motion वो है जिसमें नेट फोर्स का मैंने पहले भी बताया था कि एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं टोटल। फर्स्ट कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रही है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने वो पेंडुलम की एग्जांपल ली थी, उसमें क्या था कि वो जो है पेंडुलम में कि ये थी एक स्ट्रिंग थी, यहाँ पे एक बॉब लगा हुआ था। ठीक है, और उसमें ये था कि हम लोगों ने कहा था कि इस पे दो जो है वो वेट फोर्सेस लग रही हैं। दो फोर्सेस लग रही हैं कि एक जो है इधर नीचे mg की लग रही थी, दूसरी जो है यहाँ पे टेंशन की लग रही थी। ठीक है, ये जो दो फोर्सेस लग रही हैं, अब कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, 3 लग रही हैं, 4 लग रही हैं, टोटल जो फोर्सेस हैं टोटल जो है उसको हम लोग कहते हैं नेट फोर्स। ठीक है, नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। क्या था? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कि जितनी ज्यादा फोर्स लग रही थी उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा था फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। के डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन से कवर हो रहा था, वहां पे हम लोगों ने इसको लिखा था मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन एक ही बात है and is always directed toward the equilibrium position. ठीक है, और इसकी इक्वेशन है F is directly proportional to X where is F is force and X is displacement. अब देख लेते हैं इसमें कंडीशंस कौन कौन सी जरूरी थी। 4 कंडीशन मेन है इसमें। उसने कहा है कि ऑसिलेशन सिस्टम, ऑसिलेटिंग सिस्टम मतलब वाइब्रेटरी सिस्टम। ठीक है, ऑसिलेटिंग सिस्टम मस्ट हैव इनर्शिया। इनर्शिया हम लोगों ने इसको पढ़ा था कि क्या होता है, इसको 9th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था इनर्शिया क्या होता है। और आपको लास्ट लेक्चर में भी मैं बता कर आई थी, जो हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स पढ़ी थी बॉल एंड बॉल सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया वो होता है कि ऑब्जेक्ट जो है अगर वो मूविंग कंडीशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर लेंगे। या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई बॉडी जो है वो अगर रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, जब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाती। ठीक है, ऑसिलेटिंग सिस्टम मस्ट ओबे द हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हमारे पास क्या था कि जितनी फोर्स लगेगी उतना डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। ठीक है, एंड ऑसिलेटिंग सिस्टम मस्ट हैव इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। ये जरूरी है कि उसमें रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैसन स्प्रिंग सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि उसमें रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुई थी। बॉल एंड बॉल सिस्टम में रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, एंड जो था हमारे पास थर्ड एग्जांपल थी सिंपल पेंडुलम। उसमें हमारे पास क्या था कि वो कंपोनेंट्स बने थे जिनमें से एक कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गया था और एक कंपोनेंट था। लेकिन उसने भी क्या करना था, उसने भी यही करना था कि वो जैसे रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा था वो भी ऐसे एक्ट कर रहा था कि उसको वापस उसके मेन पोजीशन पे ला रहा था। लास्ट वन, द सिस्टम शुड बी फ्रिक्शनलेस, कि उसमें कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए ताकि हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो क्लियरली परफॉर्म हो सके। ओके, सेकंड क्वेश्चन था हमारा, थिंक ऑफ सेवरल एग्जांपल ऑफ मोशन इन एवरीडे लाइफ दैट आर एग्जांपल हार्मोनिक। हमारी लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की
उनमें से कुछ हम लोगों ने लिख देनी है। ठीक है, द पेंडुलम ऑफ क्लॉक, ये कि जब वो 1 घंटा कंप्लीट होता है तो क्या होता है, ये जो क्लॉक है ये बजना शुरू हो जाता है ऐसे ऐसे। ठीक है, द मोशन ऑफ स्विंग, ये है। ठीक है, झूला जो ये ऐसे आगे पीछे मूव कर रहा होता है। थर्ड वन इज द मोशन ऑफ, अच्छा बॉल एंड बाउल सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये बना हुआ है। बॉल एंड बाउल सिस्टम जो हम लोग करके आए थे उसमें क्या था, मैं अगर यहाँ बना देती हूँ कि उसमें वो जो एक बाउल था, 1 मिनट यहाँ बना देती हूँ। एक बाउल था हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर एक यहाँ पे बॉल पड़ी होती थी, और वो क्या था, यहाँ पे जब हम उसे लाते थे और यहाँ से उसकी मूवमेंट ऐसे स्टार्ट हो जाती थी, यहाँ से ऐसे इधर फिर वापस इधर फिर इधर, ऐसे वाइब्रेटरी मोशन उसकी होती थी। फिर इसमें भी वाइब्रेटरी मोशन होती है, जब हम इसको पकड़ते हैं, इसको जब जोर से हम मारते हैं किसी मेटल पर, तो इसके जो ये दो सिरे होते हैं, दो जो इसके ये एंड है, ये दोनों ऐसे ऐसे हल्का हल्का सा जाइए वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन, कि डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है, एंड हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग। ठीक है, कि एम्पलीट्यूड हम लोगों ने लास्ट टाइम इस एग्जांपल में, इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, कि एम्पलीट्यूड जो है वो ज्यादा होता है एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होता होता जीरो हो जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन, द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, किसी भी सिस्टम में जो ऑसिलेशन हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है, और साथ उस सिस्टम में क्या मौजूद है, उसमें रेजिस्टिव फोर्स मौजूद है। ठीक है, इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो उसकी वजह से क्या होता है, रेजिस्टिव फोर्स मौजूद है, उसने क्या करना है, उसने कम करना है, मोशन को कम करना है, वाइब्रेटिव मोशन को कम करना है। अब पहले क्या है, ये ज्यादा है, फिर उसके बाद आहिस्ता 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 कम होती चली जाएगी और लास्ट में जीरो हो जाएगी। क्या हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूस एम्पलीट्यूड, अच्छा पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसको आइडियल सिस्टम के लिए। The vibratory motion of ideal systems in the absence of any friction or resistance continue definitely under the action of restoring force. Ideal system में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है या जो कोई बॉडी है, उस पे अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स या रेजिस्टेंस नहीं लग रही, ठीक है, इन एब्सेंस एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस नहीं लग रही, तो क्या होता है कि जो मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है, वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। ठीक है, वो नहीं रुकती जब तक कि आप उसके ऊपर कोई रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई ना कर दो, वो चलती रहेगी मोशन। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, इन ऑल सिस्टम्स, तमाम सिस्टम्स के अंदर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्ड्स द मोशन, कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या करती है, वो मोशन को, यानी वाइब्रेटरी मोशन को या ऑसिलेशन को कम कर देती है। सो द सिस्टम्स डू नॉट ऑसिलेट इंडेफिनेटली, कि जो सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर कंटिन्यू नहीं, सॉरी, उसकी जो वाइब्रेटरी मोशन है सिस्टम की, वो मुकम्मल तौर पर कंटिन्यू नहीं रहती, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से कम होती चली जाती है। अच्छा, असर क्या होता है इस पे, फ्रिक्शनल फोर्स का ऑसिलेशन पर क्या असर पड़ता है, द फ्रिक्शंस रिड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब सिस्टम के अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको कौन कम करता है, उसको फ्रिक्शन जो है ये कम कर देती है जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है। एंड द मोशन इज सेड टू बी डैम्प्ड, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, उस मोशन को हम क्या कहेंगे, डैम्प, कि वो वाली मोशन जो फ्रिक्शन की वजह से कम होती चली जा रही है टाइम के साथ साथ, उसे हम कहते हैं डैम्प। दिस डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, और क्या होगा, जाहिर बात है, जब वो वाइब्रेटरी मोशन कम हो रही है तो इसमें एम्पलीट्यूड भी कम होता चला जा रहा है। A shock absorber in automobile are one practical application of damped motion. शॉक एब्जॉर्बर जो ऑटोमोबाइल्स में लगे होते हैं वो एक एग्जाम्पल है डैम्प मोशन की। ओके, फोर्थ इसका जो है क्वेश्चन, हाउ कैन यू डिफाइन द वेव, वेव को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने पहले करनी है। उसके बाद हमने क्या बताना है, हमने डिफरेंस बताना है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव के दरमियान।
साथ में हमने इनकी एग्जाम्पल देनी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वेव है क्या। हम पहले देख लेते हैं, द वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। कि जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ी थी, एक टब है, टब के अंदर एक वाटर है। वाटर क्या है, वो एक मीडियम है। ठीक है, वो रेस्ट पोजीशन में, लेकिन हमने जैसे ही कोई पेंसिल उसके अंदर वाइब्रेट करवाया, उसके अंदर, या कोई पत्थर हमने फेंका उसके अंदर, तो क्या हुआ कि हमने उस मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करवा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वेव प्रोड्यूस हुई। ठीक है, a wave is a disturbance in a medium which causes the particle of the medium to undergo vibratory motion। तो जो डिस्टर्बेंस मीडियम में प्रोड्यूस हुई है, उसकी वजह से क्या हुआ कि मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने वाइब्रेटरी मोशन करना स्टार्ट कर दिया है अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि अगर एक पार्टिकल 1 मिनट में वाइब्रेट कर रहा है तो दूसरा पार्टिकल भी 1 मिनट में वाइब्रेट करेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं, वो वाली वेव्स होती हैं जिनको प्रोपोगेट करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए हमें किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। ओके, वेव विच रिक्वायर्ड एनी मीडियम, वो वाली वेव्स जिनके लिए हमें किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है फॉर एनी प्रोपोगेशन, सॉरी फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है, वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वाटर क्या है, मीडियम है। द वेव इज प्रोड्यूस इन वाटर, अब आप उसकी सरफेस पर प्रोड्यूस करवाओ या अंदर करवाओ, दोनों में क्या है, वाटर जो है वो दोनों में मीडियम है। साउंड वेव, उसके लिए मीडियम क्या है, एयर है, हवा है। वेव इन रोप, रोप में अब मीडियम क्या है, रोप है, रस्सी है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द वेव विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, वो वाली वेव्स जिसके लिए हमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, कि वो वेव जिसको ट्रांसफर करवाने के लिए हमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एग्जाम्पल्स क्या है इसके, लाइट वेव एंड हीट वेव, इन दोनों के लिए हमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव विद सुइटेबल एग्जाम्पल। कि इन दोनों वेव्स के दरमियान का डिफरेंस बताना है हमने और साथ एग्जाम्पल देनी है। सबसे पहले क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। हमने ये एग्जाम्पल पढ़ी थी स्प्रिंग की, कि हमने क्या किया था कि स्प्रिंग अगर रेस्ट पोजीशन में, हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा कंप्रेस करेंगे। ठीक है, इसको हल्का सा हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, या इसको हल्का सा हम जो है वो एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, फिर हम उसको कंप्रेस करेंगे, फिर एक्सटेंड करेंगे, लेकिन ये लाइकली रहेगा। तो क्या होगा कि ये जो कंप्रेस और इसका जो एक्सटेंड है, मतलब ये जिन दोनों इनके लूप्स के दरमियान का डिस्टेंस है, कहीं कम होगा, कहीं ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे वेव आगे मूव करती जाएगी, वैसे वैसे इसका जो ये डिस्टेंस है, ये भी आगे आगे मूव करता जाएगा। इसमें के क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ये क्या दे रहा है, मैस स्प्रिंग सिस्टम वेव, कि वही वो जिसकी एग्जाम्पल दे रहा है कि जो डिस्टेंस है, अब यहाँ पे ज्यादा है या कम है, फिर यहाँ ज्यादा, फिर ये कम है। जैसे जैसे वेव आगे जा रही है, वैसे वैसे ये जो डिस्टेंस है, ये भी कम ज्यादा जो है, ये चीज भी आगे चलती जा रही है वेव के साथ साथ। ठीक है, लेकिन ट्रांसवर्स वेव में ऐसा नहीं है। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, इन द केस ऑफ द ट्रांसवर्स वेव द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट कर लेते हैं, हम यहाँ पे कोई चीज रख लेते हैं, यहाँ पे कोई भी चीज रखते हैं, लेकिन जैसे ही हम इस रोप को जो है अप एंड डाउन वाइब्रेट करवाना स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा कि वेव आगे जाना शुरू हो जाएंगी, लेकिन वो जो पार्टिकल है, वो जो हम लोगों ने यहाँ कोई चीज रखी है, वो क्या होगी, वो ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ आगे मूव नहीं करेगी। फिर क्या होगा कि इस तरह से जब आ जाएगी, 1 मिनट, इसको मैं बनाती हूँ दोबारा। जब पार्टिकल तो उधर ही है, लेकिन वेव आगे मूव कर रही है, ये क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, पार्टिकल यहीं पर आएगा। अब क्या होगा, इन दोनों के दरमियान में जो है वो परपेंडिकुलर का एंगल बन जाएगा, 90 का एंगल बन जाएगा। इसलिए वो कह रहा है
कि ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, स्लिंकी वेव्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज ड्रॉ अ ट्रांसवर्स वेव विद एन एम्पलीट्यूड। अच्छा, अब ये क्या है, ट्रांसवर्स वेव ड्रॉ करना है, इसमें ना हमने कोई रोप यूज करनी है। हमने वो वाली वेव यूज नहीं करनी, वो वाली एग्जांपल यूज नहीं करनी जिसमें जो है पैरेलल हो डायरेक्शन, वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल की डायरेक्शन पैरेलल हो। हमने वो वाली वेव यूज करनी है जिसमें दोनों परपेंडिकुलर हो, ठीक है, विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड दे दिया उसने कि 2 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि उसकी वेव कितना ऊपर जा रही है, कितना मेन पोजीशन से डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। एंड अ वेवलेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर। और वेवलेंथ उसने दिया हमें 4 सेंटीमीटर। वेवलेंथ हमें पता है क्या है, डिस्टेंस, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू कंजेक्टिव क्रस्ट, ठीक है। इन दोनों क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। और साथ में क्रस्ट एंड ड्रॉप को हमने लेवल भी करना है, ठीक है। तो ये जो हमने वेव बनाई हुई है, अब इसका हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड हमने लिया, और हमने जो वेवलेंथ लिया वो 4 सेंटीमीटर की। साथ हमने इसको यहाँ पे लेबल कर दिया कि ये क्या है, ये क्रस्ट है, और ये नीचे क्या है, ये ट्रफ है। फाइन, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक। और बाकी के जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।